Quite useful heading. This theory you are going to learn in both chemistry as well as in physics. One chapter is there in 11th standard KTG in thermodynamics, like after mechanics 1, mechanics 2 कहा जाता है उसे, clear, fluid dynamics, thermodynamics, वहां पर एक सेपरेट चैप्टर आएगा, उसका भी एक बुकलेट होगा, केटीजी का ही एक बुकलेट होगा, फिजिक्स में भी, क्लियर। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चीजें थोड़ी मैच करती हैं वो है, एक तो तुम्हारा पूरा बोर्स मॉडल वगैरह आ जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा 12th स्टैंडर्ड में, डी ब्रोगली, हेजनबर्ग, एक बार तुम वहां भी पढ़ोगे वापस से। उसके बाद फिर गैसेस, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, वो मैच करेगा तुम्हारा काफी कुछ, केटीजी ये कुछ मैच करेगा, मतलब कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जो मैच करती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, और जो मैच करती है वहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि या तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाए या फिजिक्स में आ जाए, तो क्वेश्चंस फिर वहां से बनता है इन जनरल, क्लियर। डेफिनेटली दोनों का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में मतलब थोड़ा अलग डायरेक्शन में डील कर रहे होते हैं, बट काफी कुछ चीजें सेम भी रहती हैं। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस, हम ये जो चैप्टर है इसका नाम है आइडियल गैस। आइडियल गैस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे वो बिहेव करती हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग इन दिस चैप्टर। और आइडियल गैस का बिहेवियर बेसिकली क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो केटीजी से हम एक्सप्लेन करेंगे। So there are some 7-8 points through which we are going to characterize molecules of an ideal gas, how they behave in nature, clear, जो नेचर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यदि वो हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, clear। So there are some assumptions and maximum of them are valid for real gases also. Real gases means the gases which are present in our atmosphere, they are realistic gases. So ideal और realistic में थोड़ा सा डेविएशन होगा, no doubt, clear, बट मैक्सिमम इसमें से उसके लिए वैलिड होंगे। कुछ दो पॉइंट्स हैं जो रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं होंगे, उसे भी फिर हम देखेंगे कि कौन से दो पॉइंट्स, और रियल गैसेस इसके बाद जो चैप्टर है उसमें फिर उसमें डिटेल में जाएंगे। चलो इतना क्लियर है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं केटीजी पोस्टुलेट असम्पशंस के लिए। पोस्टुलेट्स या बुकलेट है क्या सभी के पास? यदि बुकलेट है तो फिर मैं नहीं शेयर करता हूं स्क्रीन। बुकलेट है क्या सभी के पास आइडियल गैस का? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो पेज नंबर 12, पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। ओके, चलो पढ़ना चालू करो। फर्स्ट पोस्टुलेट अभिषेक। सर ये साथ में लिखने भी है। हाँ क्या हुआ अभिषेक? हाँ सर, रीड कर रहा हूँ। A gas consists of tiny spherical particles called molecules of the gas, which are identical in shape and size. So the volume एक बस फर्स्ट पॉइंट है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर कंसीडर्ड टू बी स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, उन्हें स्मॉल स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया गया है। नॉट नेसेसरी कि मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो, बट ये अजम्पशन लिया गया है उसके मूवमेंट मोशन को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। और उनका यदि सेम गैस है, नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल हैं, so all molecule will have similar shape, size and mass. सेकंड अंशु, चलो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए। 8 पोस्टुलेट से 1 to 8 सीरियल नंबर पढ़ते चले जाना, एक के बाद एक के बाद एक। अंशु कम ऑन नेक्स्ट। The volume occupied by the molecule is negligible in comparison to the total volume of the gas. For an ideal gas, volume of the ideal gas volume is 0. Approximately is approximately 0. This sign is approximately, right Anshu? Yes sir. See, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर let's say in a container we have certain gas molecule, the volume of individual gas molecules, जो dotted बनाए हैं, these are the volume of individual gas molecules. This dot's volume are negligible with respect to the volume of gas.
That means the space in between these two molecule is quite large in comparison to their individual molecule, और आइडियल गैस के लिए तो इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है. सो हम क्या बोलेंगे, कितना स्पेस एम्प्टी है पूरे वेसल में? ऑलमोस्ट जितना वेसल का वॉल्यूम. सो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, दैट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल. गैसेस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मूवमेंट. और जितना भी वेसल का वॉल्यूम है, यदि इनका वॉल्यूम इग्नोर कर देंगे तो पूरा का पूरा अवेलेबल होगा मूवमेंट के लिए. बट रियल गैसेस में दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड. सेकंड पॉइंट, इस रियल गैसेस के केस में लेट से कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर, तो हो सकता है वो 1.5 2 लीटर कुछ आ जाए, विच इज सिग्निफिकेंट 1-2%. और आइडियल गैसेस के केस में ये वॉल्यूम बहुत कम होगा, 0.01 लीटर. सो 100 में 0.01 10,000 टाइम्स, तो इसे इग्नोर कर देंगे. इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट. Yes, sir. थर्ड वन, Gaseous molecules are always in random motion and collide with other gaseous molecules and with the walls of the container. gaseous molecules are always in continuous random motion. They are not stationary, they are moving randomly in all the direction. यहाँ गए, इस वॉल से कोलाइड हुए, वॉल से कोलाइड हुए, फिर नीचे गए, तो कंटिन्यूस रैंडम मोशन होते हैं. जब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं होते, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया. सो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, कोलाइड हुए तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन in all the direction, and during this motion they are colliding with the wall of the container, they are colliding with the other molecules, and this, because of this collision we are experiencing certain force. इसी collision के कारण हमें कुछ force, हमें कुछ pressure फील होता है. हमारे रूम में जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसी के कारण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं and they are exerting pressure on the wall or all the direction. इस वॉल पे 1 atm प्रेशर, ऊपर वाले वॉल पे 1 atm, सामने वाले वॉल पर 1 atm. We have 6 डायरेक्शन, अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, सारे वॉल्स पे 1 atm. इसका मतलब उनका मूवमेंट हर डायरेक्शन में ऑन एवरेज इक्वल है. रैंडम में हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं. इज दैट ओके? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट. Pressure of the gas is due to this molecular collision among themselves and with walls of the container. So already I have explained this point. The pressure of gas is due to this molecular collision. During collision, they are exerting certain force, and that force per unit area will be the pressure. Continue next. These collisions are elastic in nature. The elastic collision. Did you study this elastic collision in physics? अभी आया नहीं आया कोलिजन? और क्या नाम था चैप्टर का, भूल गया. क्या नाम है कोलिजन के साथ चैप्टर का नाम फिजिक्स में? Center of mass. कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास नहीं यार, एचसीवी में कुछ और नाम है. ठीक है, एचसीवी यहाँ पे कहीं, चलो ठीक है. कोलिजन नाम है चैप्टर का. कोलिजन के साथ कुछ और भी होगा, बट उस कोलिजन में तुम ये पढ़ोगे इलास्टिक कोलिजन एंड इनलास्टिक कोलिजन. क्लियर? और इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है. देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन. मतलब देखो, सिंपल सा मैं लॉजिक लेता हूँ. ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा. जब इससे कोलाइड होगा तो जो एनर्जी मैंने इससे ट्रांसफर की है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बट मैंने जो इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर? बट गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन्स होते हैं ना, वो कोलिजन इलास्टिक होते हैं. उसमें ना मोमेंटम का लॉस है ना एनर्जी का लॉस है, किसी का भी लॉस नहीं है. एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में रहेगी, दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगी. लॉस ऑफ एनर्जी तो वैसे भी कहीं नहीं होगा, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. बट यहाँ पे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इज दैट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट. आशीष मोरे, आर यू देयर और नॉट? यस सर. पढ़ो ना तो फिर नेक्स्ट. सर मैं अभी आया. अभी आया तो बहुत अच्छी बात है, अभी पढ़ लो 6 पॉइंट. कौन सा? वही पता है. एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम लेट आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है. वो 10 हमारे जो 20 मिनट गए वो तो गए, और आगे के भी 20 मिनट समझ में नहीं आता कि सर कहाँ पे और क्या हो रहा है. पूछ भी नहीं सकते क्योंकि लेट आए.
तो लेट क्यों आए तुम? सर वो भाई को ना ब्लेड लग गया था, तो क्लिनिक गया तो टिटेनस का इंजेक्शन। भाई को क्या लग गया था? वो ब्लेड लग गया था, ब्लेड। ब्लेड लग गया था? हाँ। ब्लेड मतलब अपना चाकू। चाकू? क्यों, चाकू के साथ क्या करता भाई? सर वो सब्जी काट रहा था। छोटा है बड़ा है? छोटा है। छोटे भाई से सब्जी कटवाता है तू? सर मैं नहीं, मम्मी। अच्छा चलो ठीक है। 6 पॉइंट, पेज नंबर 12, केटीजी पोस्टुलेट्स, आइडियल गेस। चलो अथर तुम पढ़ो, अथर दुबे 6 पॉइंट। Molecular attraction forces are negligible. In fact, for an ideal gas, attractive or repulsive forces are equal to 0. Molecular force of attraction in case of ideal gas is ignored. ना attraction को consider किया जाता है, ना repulsion को consider किया जाता है. That means the movement of one molecule is independent of presence of other molecules, क्योंकि other molecules ना उसे attract करेंगे ना उसे repel करेंगे. But this point is not valid for real gases. Point number 2 and point number 6, these 2 points are not valid for real gas. जब तुम्हें कॉपी करोगे ना अभी, तब तुम्हें लिखना भी उसमें आगे ब्रैकेट में नॉट वैलिड फॉर रियल गेसेस. बट पहले सुन लो, 2-3 पॉइंट्स और बचे फिर कॉपी करना. नेक्स्ट ईशा. Newton's laws of motions are applicable on the motion of the gaseous molecules. So law of inertia, if a molecule is in motion it always remains in continuous motion. जब तक उसे कोई अपोज नहीं करेगा वो रुकेगा नहीं. Second law, F equal to ma, this is also applicable. Third law, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, इट इज आल्सो एप्लीकेबल. चलो मुझे भी याद है तीनों लॉ अब तक, अच्छी बात है. तो ये तीनों लॉ एप्लीकेबल हैं गैसेस के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए. क्लियर? इवन हम इसे शायद कुछ डेरिवेशन में यूज भी करेंगे. नेक्स्ट हर्षिता. Effect of gravity is negligible on molecular motion. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन. यहाँ पे तुम इतना और ऐड कर सकते हो, फॉर अ शॉर्ट रेंज, नॉट फॉर द लॉन्ग रेंज. शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज का क्या मतलब होगा? यदि हम बात करें लॉन्ग रेंज मतलब पूरे एटमॉस्फेयर की. इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाई एटमॉस्फेरिक एयर आर प्रेजेंट नियर द अर्थ? ये अर्थ से दूर क्यों नहीं चले जाती? क्यों अर्थ से अटैच है? अर्थ मूव कर रही है, उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक एयर भी मूव कर रही है, क्यों अर्थ से अटैच है? क्या रीजन है? Gravity. अर्थ की ग्रेविटी पकड़ होता है. ग्रेविटी का इफेक्ट तो है, ये बात तो पक्की है. यदि ग्रेविटी नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स अर्थ से अटैच भी नहीं होंगे. सो लॉन्ग रेंज में देयर इज डेफिनेटली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. वी कैन कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. बट इफ वी टॉक अबाउट अ शॉर्ट रेंज की यदि हम बात करें, शॉर्ट रेंज मतलब क्या? शॉर्ट रेंज मतलब हमारे रूम में हाइट कुछ 10, 50, 100 मीटर्स की बात होगी. सो हमारे रूम में 2 मीटर हाइट है. यहाँ पे यदि ग्रेविटी का इफेक्ट होता तो क्या होता? एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स पे एक्स्ट्रा लगता जी. सो उसका डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन होता है, एक्स्ट्रा वेलोसिटी होती है, एक्स्ट्रा फोर्स लगता. तो टॉप सरफेस बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर होता वो दूसरे चार सरफेस साइड वॉल से कंपैरिजन में ज्यादा होता, जो लिक्विड में होता भी है. यदि तुम एक लिक्विड को इस वेसल में स्टोर करोगे, इस वेसल में लिक्विड को स्टोर किया, तो इसमें बॉटम पे जो प्रेशर लगेगा साइड वॉल पे कम प्रेशर लगेगा, क्योंकि एक mg नीचे लग रहा है उसमें एक्स्ट्रा. क्लियर? यहाँ पर गैसेस के केस में शॉर्ट रेंज में ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं. यदि हम मेजर करने जाएंगे तो टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ऑन ईच वॉल ऑफ द रूम वी गेट द सेम प्रेशर. जब शॉर्ट रेंज होगा, शॉर्ट रेंज मतलब 100 मीटर तक भी चलेगा. तो 50-100 मीटर होगा, प्रेशर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर देंगे. बट यदि हम बात करेंगे किलोमीटर्स में, 100-200 किलोमीटर्स, तो हम यदि माउंटेन पे हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है. ये तुमने देखा भी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन पे कम हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि प्रेशर कम है. सुना है ना ऐसा? लेह लद्दाख में जब हम हाइट पे जाते हैं, कौन सी वैली है मनाली में ऊपर जहाँ पे बर्फ रहता है हमेशा? कौन सी वैली? कोई गया है? स्पीति वैली सर. कौन सा? स्पीति वैली.
नहीं नहीं, मनाली में मैं गया हूँ, मतलब मैं नाम भूल गया, मैं 2 साल पहले गया था, 3 साल पहले। तो कुल्लू में कोई तो वैली है ऊपर जिसमें हमेशा बर्फ रहता है, जो काफी हाइटेड है, मैं भी नाम भूल गया। ठीक है, तो उस वैली में मतलब यदि हम जब ऊपर जाते हैं, काफी हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर काफी कम हो जाता है। तो वहां पे ऑक्सीजन की जनरली कमी होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि वहां पर फिर बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यदि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसमें सांस ज्यादा तेज चलती है और उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाते जितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ओके, ये हो गया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट इसका था हिमांशु। हिमांशु यस सर। पढ़ो ना नेक्स्ट पॉइंट। सर कितना मैसेज सुन रहा था हाँ, सर, कौन से नंबर का? तू कहाँ है, किस दुनिया में? तो मैं कौन सा नंबर तुझे बताऊं? तू क्या कर रहा था फिर इतनी देर से? सर वो पॉइंट्स लिख रहा था। बुक है नहीं है सामने? यस सर, मिला। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। ये पढ़ना था तुझे? मैं इतनी देर से क्या कर रहा था फिर? ग्रेविटी का इफेक्ट बता रहा था, नहीं बता रहा था? यस सर। क्लास में प्रेजेंट रहो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मतलब घर पे हो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कहीं भी फोकस ना करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारे करियर की बात है, करियर का सवाल है। ये कोविड तो आएगा, चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट तुम्हारा करियर आज अभी तुम 16-17 ईयर्स के हो, मैं एक एवरेज लाइफ मानो 60 साल की भी, तो तुम्हें आगे के 40-42 साल निकालने अपने अपने लाइफ में। तो ये 1-2 साल से ऐसा ना हो हमारी पूरी लाइफ इफेक्ट हो जाए, तो थोड़ा सा सिंसियरिटी रहो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पढ़ो। मानसू नेक्स्ट पॉइंट उसका ग्रेविटी के बाद वाला। Yes sir. The average kinetic energy of gaseous molecules is proportional to the absolute temperature of the gas, which is half mu square is directly proportional to temperature. Bar is for average. Kinetic equation of gaseous state, expression for pressure of gas. So kinetic energy of a gas is depend only on temperature. It is directly proportional to temperature. ये हम mathematically prove करेंगे. Now you can copy all this 3 plus 3 plus 3. कितने points हैं? 9 points. You can copy all 9 points. Second और 6th point के आगे लिख लेना. They are not valid for real gases. Second point and 6th point के आगे. मैं wait कर रहा हूँ, copy करो अभी. सर हाँ, सर आप 6 पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? no force of attraction and no force of repulsion between gas molecules for ideal gases, but real gases में वो होते हैं. यस सर, थैंक यू। सर सेकेंड एंड 6 पॉइंट के आगे क्या लिखना है? Not valid for real gases. Not Okay. valid for real gases. थैंक यू।
वहां पे जो u लिखा है ना, दैट इज एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. उतना कॉपी हो जाए तो फिर बुकलेट बंद करके रख लेना. सर यस. सर 8 पॉइंट में फॉर शॉर्ट रेंज भी लिखना है क्या? लिख सकते हो. Effect of gravity is negligible on molecular motion for short range. यस सर. सर मुझे एक डाउट है. सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? Temperature in Kelvin is called absolute temperature. Temperature in Kelvin is called absolute temperature, and absolute zero means 0 Kelvin. If you want, you can write in your lecture notes. Absolute temperature means temperature in Kelvin. चले आगे. 1 minute सर. नेक्स्ट हेडिंग बुकलेट बंद कर लेना, उतना कॉपी हो गया हो तो. Derivation of PV equal to 1/3 mn VRMS square. This is also called kinetic or mathematical interpretation of KTG. Kinetic theory of gases का mathematical interpretation से ये derivation आता है. हम derive करके देखते हैं इसे. P is pressure, V is the volume of vessel in which molecules are present. Small m mass of one molecule in total molecules हैं. क्लियर. हमने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एज्यूम किए हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है ना,
सारे वेलोसिटी का एडिशन बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, ये होता है अंडर रूट ऑफ मीन मींस एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। सारे वेलोसिटी को स्क्वायर किया, उसका एवरेज लिया और फिर अंडर रूट ले लिया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों डिफाइन किया? एवरेज ही अच्छा था हमारे पास, तो v1 + v2 + v3 अपॉन n। ऐसा इसलिए डिफाइन किया है, जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा ही कुछ वेलोसिटी पिक्चर में आता है, हाफ mv स्क्वायर का एवरेज, तो उसमें v स्क्वायर का एवरेज आता है, तो पता चलेगा आगे चल के। सो vrms वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। नेम से भी क्लियर होता है, रूट मीन स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। और यदि हम इधर स्क्वायर करेंगे vrms स्क्वायर इनटू n, सो v1 स्क्वायर + v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। पता है एक सिस्टम में, एक वेसल में वी हैव n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू देयर मास, बट दे कैन हैव डिफरेंट वेलोसिटी। इट माइट बी पॉसिबल कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी से मूव करें, कुछ कम से करें, कुछ मॉडरेट से करें, तो उनका वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है। सो वेलोसिटी विल नॉट बी द सेम, वो डिफरेंट होगा, बट मास सभी का सेम लिया है। We are taking a vessel of cubic shape A क्रॉस A क्रॉस A। हमने क्यूब एक वेसल ले लिया जस्ट एक डेरिवेशन के लिए। n आइडेंटिकल gas molecules are present inside the vessel। चलो अब हमें बेसिकली ये डेरिवेशन देखना है, डिराइव करना है। एक सिंपल ले लिया, उस वेसल का साइज लिया A क्रॉस A, ओरिजिन O, A B C D, एक प्लेन ले लिया, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। हो गया था इतना कॉपी, ये रब कर दूं मैं? सर लास्ट का डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, और जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने रब कर दिया और फिर तुम पूछोगे तो फिर मैं नहीं ढंग से बता पाऊंगा ना, मतलब शायद मुझे 2-3 बार रब करना पड़ेगा। तो जब मैं लिखूंगा, एक बार रब नहीं किया उसके पहले तक पूछ लेना जो भी पूछना। चलो पहले बोर्ड पे फोकस करो। लेट्स से वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल, कंसीडरिंग मोशन ऑफ molecules along x-axis towards ABCD प्लेन। हम क्या करते हैं, जो ABCD प्लेन हमने एजम्पशन लिया है, इस प्लेन पर, इस ABCD प्लेन पर सबसे पहले हम प्रेशर निकालते हैं और फिर वो डेरिवेशन डिराइव करेंगे। चलो, सो मूवमेंट कंसीडर किया along x-axis towards ABCD plane। Velocity of first molecule, velocity is a vector quantity, so Vx I cap, इसको मैं लिख देता हूँ Vx1 plus Vx V by j cap V by 1 plus Vz 1 k cap। 1 for first molecule, ऐसे n number of molecule है, उसका velocity Vx I cap V by j cap Vz k cap। इतना क्लियर है सभी को? If we are considering movement along x-axis, momentum of first molecule along x direction, जो x direction का momentum है वो कितना होगा? Mass into velocity in x direction। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? momentum
px1 Yes. mvx1 Yes, sir. और यदि मैं इसको वेक्टर की जगह x डायरेक्शन मैंने वैसे तो बोल ही दिया है इनिशियल क्लियर सो इनिशियल mvx हो गया इनिशियल का मतलब क्या हुआ एक मॉलिक्यूल है हमारे पास व्हिच इज मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन x y z तीनों डायरेक्शन की उसकी वेलोसिटी है बट हम एज्यूम करते हैं इसका x डायरेक्शन का मोमेंटम क्लियर तो वो पहले यहां पे मूव कर रहा है वो जाएगा इस वॉल से कोलाइड होगा यदि मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात करूं यहां पर मॉलिक्यूल है इस वॉल से कोलाइड होगा फिर आएगा उस वॉल से कोलाइड होगा फिर वापस आएगा यहाँ पर तो ये पूरा एक सर्कुलेशन हो गया सो यदि उस मॉलिक्यूल को बीच में दूसरे कोलिजन नहीं हो रहे सो वो कोलिजन इलास्टिक है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी वॉल से कोलाइड हुआ या तुम ये देखो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल इस वॉल से कोलाइड हो रहा है फर्दर वो यहाँ तक जाएगा फिर आके कोलाइड होगा सो हमें कैलकुलेट क्या करना है फोर्स निकालना है न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सो मैं इनिशियल मोमेंटम देखूंगा फाइनल मोमेंटम देखूंगा टाइम टेकन देखूंगा और फोर्स निकालेंगे हम क्लियर हमें प्रेशर निकालना है फाइनली सो एक मॉलिक्यूल के कारण एक एटम के कारण जो इनिशियल मोमेंटम है वो इतना है चलो px1 फाइनल मोमेंटम बता दो मुझे क्या फाइनल मोमेंटम जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस mvx हो जाएगा पहले मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा क्या कोलिजन के बाद Yes, sir. Yes, sir. तो एवरेज ऑन एन एवरेज तुम मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे होल्ड कर रहे हो या यहाँ पे कहीं भी एक जगह होल्ड करो तो वो एक बार कोलाइड हुआ तो एक और दूसरे कोलिजन के बीच में से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं यहां से चेंज इन मोमेंटम फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल माइनस mvx1 माइनस mvx1 तो ये आ गया माइनस 2 mvx1 चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल क्लियर टाइम टेकन between two consecutive collision दो सक्सेसिव कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में टाइम कितना होगा टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑन एबीसीडी प्लेन हम एक प्लेन पे ही काउंट कर रहे हैं उसी पे फोर्स प्रेशर निकालेंगे सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में सिंपल सा है देखो ये सिस्टम है यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है या यहाँ पे होल्ड कर लो कोलाइड हुआ a डिस्टेंस फर्दर आया a डिस्टेंस फिर कोलाइड हो गया तो दो कंसेक्यूटिव सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2a जो भी इसका एज लेंथ है स्पीड कितना है x एक्सिस के अलोंग vx x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग स्पीड टाइम आ जाएगा ठीक है अब आते हैं हम फोर्स पर फोर्स ऑन एबीसीडी प्लेन ड्यू टू वन मॉलिक्यूल तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ सो चेंज इन मोमेंटम माइनस 2 mvx1 अपॉन टाइम टेकन 2a अपॉन vx1 तो ये आ जाएगा माइनस mvx1 स्क्वायर अपॉन a ये 2 कैंसिल हो गया क्या इतना हमें समझ में आता है Yes, sir. ये आया है फोर्स बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल क्लियर अच्छा ये फोर्स मॉलिक्यूल पे आया है या वॉल पे आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल का निकाला है या वॉल का निकाला Wall. ये निकाला है मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा किसने लगाया वॉल ने सो फोर्स ऑन द वॉल एक्शन इक्वल टू रिएक्शन माइनस ऑफ F1 वॉल पे फोर्स कितना होगा जितना मॉलिक्यूल पे लगा उसका अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सो माइनस साइन इक्वल एंड अपोजिट यदि फोर्स मॉलिक्यूल पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वॉल पे इस डायरेक्शन में लगेगा सो वॉल का फोर्स हो गया माइनस माइनस प्लस mvx1 स्क्वायर अपॉन a चलो कॉपी करो जल्दी से यहां तक यश तन्मय तनिषा स्वानंद समझ में आ रहा है इतना यस सर Yes, sir. Sir,
सर आप F1 से नीचे वाला वापस एक बार बोल सकते हो क्या? क्या फिर से बोलो? सर वो आपने लिखा है ना F1 इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T, उधर से वापस बोल सकते हो क्या एक बार? Force is rate of change of momentum, Newton's second law, delta P by delta T. Change in momentum minus 2 mvx1. Time taken between two consecutive collision. ये consecutive collision में momentum change, ये time taken. So 2 cancel, vx1 ऊपर चला गया, ये आ गया. Now the Newton's third law, action equal to reaction. Force on the wall equal to minus of force on the molecule. देखो, मेरा इस एंड पे कुछ फोर्स लगाया, तो यार मेरे इस एंड ने इस पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो इस एंड ने इस पे कितना लगाया होगा? -50 बोल सकते हैं क्या हम? यस सर। क्यों -50? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। इस एंड पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इस एंड पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, यस सर। सर वो ऊपर का भी लिख लेना। हाँ सब लिखना तुम्हारे लिए ही है। हो गया मेरा तो आईआईटी काफी पहले, तुम्हें ही करना है। सर वो बाकी नहीं। चलो अब 1 मिनट बोर्ड पे देखो फिर कॉपी करना, रुक जाओ। हमारा फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू फर्स्ट मॉलिक्यूल आया है mvx² 1 अपॉन ए टोटल फोर्स ऑन द वॉल। यदि हम टोटल फोर्स की बात करेंगे वॉल पर, ऑन द वॉल, so it will be the force due to first molecule plus second molecule, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऐड कर देंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल के करंट फोर्स कितना है mvx1 स्क्वायर अपॉन a mvx2 स्क्वायर अपॉन a अप टू लास्ट। क्या इतना हमें समझ में आता है? फोर्स बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल इज दिस, टोटल फोर्स सभी के कारण ऐड कर दिया अप टू n। अब इसे हम m by a को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर अप टू vxn स्क्वायर। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर का एडिशन? अभी इसके जस्ट पहले मैंने जब आरएमएस डिफाइन किया था ऐसा कुछ लिखा था क्या? v का x कंपोनेंट स्क्वायर इनटू n, कैसा लिख सकते हैं क्या हम? सारे v स्क्वायर का एडिशन ये x कंपोनेंट है तो ये भी आरएमएस का x कंपोनेंट हो गया। क्या? अब ये तो आ गया फोर्स हमारा, हमें चाहिए प्रेशर m by a v RMS x स्क्वायर। चलो मैं पहले इसको रिप्लेस करता हूं, पहले बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। v RMS vxi के vy j के vz k के ऑन एन एवरेज द वेलोसिटी इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम।
क्या मॉलिक्यूल्स इस रूम में, जिस रूम में हम अभी बैठे हुए हैं, सारे वॉल पे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केटीजी? लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, सारे वॉल पे सेम प्रेशर है, मतलब ऑन एन एवरेज उनका वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल्स का सेम होगा हर डायरेक्शन में। यदि सब डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी सेम है, Vx, Vy, Vz, ये तीनों इक्वल होंगे कंपोनेंट। सो Vrms स्क्वायर वो वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। क्या ये वेक्टर में पढ़ा है तुमने फिजिक्स में? कंफर्म करो, क्या ये पढ़ा है वेक्टर में फिजिक्स? यस सर। तो ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है, तीनों इक्वल आ गए यहाँ पे ऑन एन एवरेज 3Vx स्क्वायर। 3 को डिवाइड कर दो तो Vx स्क्वायर, ये क्या है? आरएमएस का कंपोनेंट है Vx, क्लियर? Vx आरएमएस का कंपोनेंट Vrms स्क्वायर बाय 3। तो अब एक काम करते हैं, इसको या तो तुम एक काम करो, ऐसा लिख दो, थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। Vx आरएमएस, आरएमएस का y कंपोनेंट, आरएमएस का z कंपोनेंट, आरएमएस आरएमएस आरएमएस, चलो यहां से रिप्लेस करो Vrms स्क्वायर को Vrms ओवरऑल स्क्वायर बाय 3। सो Vrms स्क्वायर बाय 3 कर दिया, x कंपोनेंट से ओवरऑल पे आ गए हम इनटू n, क्लियर? तो ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है। कॉपी करो जल्दी से। This is the total force on the wall. Because of all the molecules.
हो गया कॉपी। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ दिस सरफेस ए बाय ए का है स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस फॉर्मूले में, ए स्क्वायर इनटू ए क्यूब व्हिच इज वॉल्यूम। सो पीवी इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। हो गया, चलें आगे। चलो एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, Maxwell suggested one mathematical relations in for which we can determine the number of molecules having velocity from v to v plus dv। अब हमें ये तो पता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी स्पीड सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है यदि अलग अलग स्पीड होता है तो फिर किसका क्या स्पीड होगा। लेट से इनका स्पीड वेरी कर रहा है 0 से लेट से सम 1000 मीटर पर सेकंड तक। तो किसी भी वैल्यू v से लेके v प्लस dv के बीच में dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। टोटल मॉलिक्यूल सिस्टम में दे रखे हैं कैपिटल N। सो dn इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी फ्रॉम v to v plus dv where dv is very small change in velocity। लेट्स से ये 100 to 100.1, सो 100 से 100.1 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो दैट इज सजेस्टेड बाय गिवन बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट फ्रॉम v to v plus dv। ये v जो भी स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, dv जो उसका विड्थ है वो आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, मोलार मास, टोटल मॉलिक्यूल्स, समझ में आया मैथमेटिकल रिलेशन किस चीज का है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड इन दिस रेंज v to v plus dv। क्लियर, तुम v को इंफिनिटी रखोगे
सो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी किसी का भी नहीं होगा। v को 0 रखोगे, 0 into समथिंग इज 0, तो 0 वेलोसिटी भी किसी गैस मॉलिक्यूल का नहीं होगा। 0 से सब मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहेंगे। क्लियर? कॉपी करो जल्दी से रिलेशन। सर इसके मैथमेटिकल सम सॉल्व करने हैं हमें? करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, देखते हैं आगे। हो गया कॉपी? इस dv और n को डिवाइड कर दिया, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन upon dv. It denotes fraction of molecule having velocity in the range of dv. जो dv width लिया है उसमें इतने फ्रैक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स का। Clear? If we draw the graph 1 by n dn by dv versus velocity और speed is more appropriate word, velocity vector है, हम speed की बात करें यदि। So यदि हम इन दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको y एक्सिस, v को x एक्सिस, जब v को 0 रखा, 0 into something is 0, origin से स्टार्ट होगा। When you put v equal to infinity, e to the power minus infinity 0, infinite पे 0 होगा। So ये ग्राफ पहले बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होगा, 0 को टच करेगा। Is that okay? Yes. करो कॉपी।
हो गया कॉपी? बोलो कॉपी हुआ नहीं हुआ? सर एक मिनट। सर सर वो ग्राफ को टच होगा क्या एंड में? इंफिनिटी पे जाके टच करेगा, टेंडिंग टू जीरो। ओके एरो बनाया ना, एरो मतलब टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स इस ग्राफ से रिलेटेड मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। रुक जाओ, वो एंगल पे आ गया फोटो। Is it visible properly? Yes, sir. Maxwell distribution of molecular speed, postulate assumptions of speed distribution। तुम्हें क्या क्या लिखना है मैं टिक करते जाता हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट सुन लेना पहले, इट गिव्स द statistical average of the speed of the whole collection of gas molecule। this point, speed of gaseous molecule of may vary from 0 to infinity। the Maxwell distribution of speed can be plotted against the fraction of molecule as follow। ग्राफ तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं ग्राफ, क्लियर? तो वो तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है। चलो इतना कॉपी करो पहले। So postulate assumption, then first 3 points। ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है ना। उसके बाद तुम ये जरूर कॉपी कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट एंड विल बी यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर।
डन। नो सर। सिर्फ वो 4 पॉइंट्स लिखने, ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है ना तुम्हें? ओके, चले हम आगे। हमने अभी देखा कुछ रिलेशन, किस मॉलिक्यूल्स, किस वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना फ्रैक्शन होगा। एक लास्ट पॉइंट था, जो पॉइंट हमने लिखा था, द एरिया अंडर द कर्व विल डिनोट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट इज ऑलवेज यूनिटी। सी, अलोंग y axis वी आर टेकिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। उस पॉइंट के नीचे तुम्हें ये लिखना है y dx इंटीग्रेशन। क्या डिनोट करता है? क्या ये एरिया अंडर द कर्व डिनोट करता है? क्या इतना हमें समझ में आता है? इंटीग्रेशन y dx, जो भी y कर्व है और x एक्सिस के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व है, मतलब ये पूरा एरिया अंडर द कर्व डिनोट कर रहा है। सेकंड, इंटीग्रेशन मींस इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है समेशन। क्या इंटीग्रेशन समेशन होता है? ये भी पढ़ा है क्या तुमने? यस सर। So it also denotes sum, here sum of whatever quantity we are taking along y-axis. If we are taking fraction along y-axis, so it denotes the sum of fraction. Clear? ये sum of fraction को denote करेगा, और जो बनाना भी चाहिए, चलो derive करके देखते हैं हम। Along y-axis we are taking 1 by n dn by dv, ये तो हमने y-axis के along ले लिया। x-axis के along हमने लिया था speed, dv ले लिया dx, so that denotes the sum of fraction. Clear? Area under the curve 1 आना चाहिए, हम इसे प्रूफ कर रहे हैं कि 1 आएगा। n कांस्टेंट, टोटल मॉलिक्यूल इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। क्या dn dv will cancel out, ये dv cancel out हो गया, dv sorry dn बचा बस। What is integration of dn? Is n 1 by n into n। क्या ये 1 आ रहा है एरिया अंडर द कर्व? 1 आ रहा है, तो इतना कॉपी कर लो जो भी लास्ट पॉइंट था उसके नीचे। चाहे टेम्परेचर चेंज करो, मोलार मास चेंज करो, बट हमेशा एरिया अंडर द कर्व 1 आएगा। एक पॉइंट था, इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स के, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, ये जो डिराइव किया है ना, वो जस्ट थोड़ा कुछ बेसिक अजम्पशन लिए इस प्रोबेबिलिटी के पे बेस्ड उसको किया गया है। जैसा ऑर्बिटल का हमने शेप एंड साइज बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो कुछ प्रोबेबल यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वी आर नॉट 100% श्योर, तो ऐसा नहीं कि 100% करेक्ट होगा, बट यस कुछ प्रोबेबल 99.9% तक के सही होगा।
Okay. Variation with temperature. Variation with temperature. If we change the temperature, then how this fraction is changing? ये तो डेफिनेटली एरिया अंडर द कर्व तो 1 होना ही है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी कम होगी, फ्रैक्शन कम होंगे. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t कम होगा, बट e to the power -1/t बढ़ेगा. So ये बोल on increasing temperature this increases but this decreases. So definitely हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो जो भी डोमिनेट करेगा उस पर डिपेंडेंट होगा. मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑन एन एवरेज स्पीड बढ़ेगा या कम होगा मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर? बढ़ेगा. बढ़ेगा. क्या हम ये बोल सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी पहले कम था अब उनका बढ़ के कुछ हायर रेंज पे चला गया है? ऐसा बोल सकते हैं. जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लो वेलोसिटी पे थे वो हायर पे चले गए. सो इफ वी हैव दिस कर्व इनिशियली एट टेम्परेचर T1, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो लो वेलोसिटी पे फ्रैक्शन शिफ्ट हो जाएगा हायर पे, तो यहाँ पे तो कम हो जाएगा और हायर पे बढ़ जाएगा. सो T2 इज ग्रेटर देन T1. डेफिनेटली ये हाइट कम हो जाएगी. क्यों हाइट कम हो जाएगी? इफ यू आर इंक्रीजिंग द विड्थ देन हाइट विल डिक्रीज, एरिया शुड रिमेन कांस्टेंट. विड्थ इनटू हाइट इज एरिया. तुम यदि विड्थ बढ़ा रहे हो तो एरिया तो फ्रैक्शन बढ़ाना ही है, एरिया सम ऑफ फ्रैक्शन. सो तुमने मॉलिक्यूल्स को यहां से यहां पे शिफ्ट कर दिया है. क्या ये ग्राफ समझ में आया हमें? This peak value decreases but the width increases. Width into height will be area. वो कांस्टेंट होगा. तुम टेम्परेचर और बढ़ाओगे और हाइट कम होगी, width बढ़ जाएगी. सर T2 वाला नहीं समझ आया सर. टेम्परेचर बढ़ाने पे हायर वेलोसिटी पे जाएंगे. सो देखो T1 का एवरेज वेलोसिटी कहीं यहाँ पर, T2 का यहाँ पर, T3 का यहाँ पर. T1 का वेलोसिटी कम, T2 का उससे ज्यादा, T3 का सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3. अब क्वेश्चन है हाइट कम क्यों होते जा रही है? एरिया अंडर द कर्व इज कांस्टेंट. इफ यू आर इंक्रीजिंग द विड्थ, हाइट डिक्रीजेस. विड्थ इनटू हाइट शुड रिमेन कांस्टेंट. तुम विड्थ बढ़ाओगे तो एरिया उसका जो हाइट है कम होती जाएगी एरिया कांस्टेंट रखने के लिए. अभी क्लियर है? यस सर. देखो यदि मैं यहाँ पे बात करूंगा लोअर रेंज में, जैसे से तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फ्रैक्शन कम हो रहा है, बट हायर रेंज में जैसे से तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो फ्रैक्शन बढ़ रहा है. क्लियर? फ्रैक्शन टेम्परेचर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है T3 के लिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3. सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है T1 के लिए, सबसे कम टेम्परेचर है T1. सो तुम बता सकते हो दो फैक्टर है टेम्परेचर के, कौन सा कहां पे डोमिनेट करेगा. इनमें से एक लोअर रेंज ऑफ वेलोसिटी पे डोमिनेट करेगा और एक हायर रेंज पे डोमिनेट करेगा. Which one is dominating in here lower range? Which one is dominating in higher range of velocity? Velocity x axis के along है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी. हाइट y axis के along वेलोसिटी नहीं है. ठीक है, इसलिए हमने x कंपोनेंट बढ़ाया है, हाइट कम कर दी है हायर टेम्परेचर पर. फर्स्ट केस, in lower range of velocity or speed, m by 2 pi RT over 3/2 is dominating. क्या ये समझ में आता है हमें? क्यों डोमिनेट करेगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्रैक्शन कम हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये क्वांटिटी कम हो रही है, इसलिए फ्रैक्शन को कम कर रही है. क्लियर है? कौशल, लोकेश, मलाल? यस सर. सेकंड पॉइंट लिखोगे खुद से. हायर रेंज पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये क्वांटिटी बढ़ती है जो फ्रैक्शन को बढ़ा रही है. सेकंड पॉइंट, इन हायर रेंज ऑफ स्पीड दिस वन इज डोमिनेटिंग.
चाहो तो यहाँ पे इतना और लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्योंकि मोलार मास के टर्म्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोनों का आंसर। सेकेंड पॉइंट तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूं ना, इन हायर रेंज e to the power minus mv square by 2 RT is dominating। सर सर ये पॉइंट्स नहीं समझा सर। क्या नहीं समझे? सर वो इन टेम्परेचर लोअर बढ़ने के रेंज। साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो रहा है तो ये डोमिनेट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये डोमिनेट कर रहा है। Variation with molar mass। सेकंड इसमें वेरिएशन विथ मोलार मास m1 m2 m3। देखो बोर्ड पे देखना एक बार, जैसे से तुम मोलार मास बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स हैवी होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, कम वेलोसिटी से मूव करेगा। सो सबसे कम वेलोसिटी m1 की, सबसे ज्यादा वेलोसिटी m3 की, जिसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसका मास सबसे कम। सो अब t1 t2 t3 के कंपैरिजन में इनवर्स रिलेशन होगा। तुम यदि मोलार मास के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तुम टेम्परेचर मोलार मास बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, फ्रैक्शन बढ़ेगा। चलो देखते हैं, हायर मोलार मास है m1 तो फ्रैक्शन हायर किसका है, m1 का ही है, ये डोमिनेट करेगा लोअर रेंज में। क्लियर? बाय चांस मोलार मास के रिस्पेक्ट में भी यही डोमिनेट कर रहा है लोअर रेंज में। क्लियर? अब यदि हम हायर रेंज की बात करें, सो जिसका सबसे कम मोलार मास है उसका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा। सो मोलार मास हमने कम किया, e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर बाय RT बढ़ा, माइनस है इसलिए ये मोलार मास कम करने पे ये क्वांटिटी बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, तो हायर रेंज में ये डोमिनेट करेगा। सो विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेम्परेचर एंड मोलार मास, चाहो तो यहाँ पे इतना कर लो, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड मोलार मास बोथ, यही डोमिनेट करेगा लोअर रेंज में और यही डोमिनेट करेगा हायर रेंज में, दोनों के रिस्पेक्ट में। बट एक ग्राफ तुम्हें वापस से ड्रॉ करना है, तुम्हें इतना तो फिर से लिखना ही। मोलार मास बढ़ा, एवरेज वेलोसिटी कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाया, एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई। एक्सरसाइज 1 वर्क दिया था क्या पहले? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 से नहीं, पार्ट 2 से तो दिया ही होगा, पार्ट 3 से दिया था कुछ? नो एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 से कुछ भी होमवर्क नहीं था? नो सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 2 एंड 3 अप टू सेक्शन डी। हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 का तो सेक्शन डी पहले ही दे दिया होगा या नहीं दिया था? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कहां तक दिया था पार्ट 1 में होमवर्क पहले? 6। up to 12 part 2
up to 11. ठीक है, होमवर्क लिखा है बोर्ड पर?